तो अब हम बात करेंगे चंदों की भू राजस्व नीति की, ठीक है ना। तो यहां से आपने ध्यान रखना है, अगर चंदों की भू राजस्व नीति की बात करें तो संपूर्ण जो भूमि होती थी, ठीक है, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, संपूर्ण भूमि का स्वामी, ठीक है। संपूर्ण भूमि के स्वामी की अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण भूमि का स्वामी जो होता था वो राजा ही होता था। कौन होता था? राजा होता था। जो भी चंद्रवंश का राजा रहा है अपने समय का, तो वो संपूर्ण भूमि का मालिक होता था और उसी के अधिकार क्षेत्र में सारी जो है चंद प्रशासन के अंतर्गत या चंद राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि जो है राजा के अधिकार क्षेत्र में होती थी, रहती थी, ठीक है ना। अब यहां से आपने ध्यान रखना है, राजा जो है किसी को अगर भूमि देता था तो वो 3 प्रकार से देता था। कितने प्रकार से देता था? 3 प्रकार से देता था। अगर राजा किसी को भूमि दे रहा है तो 3 प्रकार से दे रहा है, तो आप यहां से ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पर गूंठ भूमि, कौन सी? गूंठ, या इसको आप याद रखेंगे दूसरा विष्णु प्रति, विष्णु प्रति, गूंठ या विष्णु प्रति भूमि, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे आप संकल्प भूमि, संकल्प भूमि, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे रौत भूमि, रौत भूमि, ठीक है। तो हमने कहा चंद राज्य में संपूर्ण जो भूमि होती थी वो राजा के अधिकार क्षेत्र में होती थी। संपूर्ण भूमि का मालिक राजा होता था, लेकिन राजा 3 प्रकार से भूमि दान दे सकता था। नंबर 1 पर गूंठ या विष्णु प्रति भूमि, नंबर 2 पर संकल्प भूमि और नंबर 3 पर रौत भूमि। अब यहां से आपने ध्यान रखना है, जो विष्णु प्रति या गूंठ भूमि किसको ये दान में दे सकते थे, ये दान किसको दी जाती थी, तो आप यहां से याद रखेंगे ये मंदिरों को दान दी जाती थी। किसको? मंदिरों को दे, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो गूंठ या विष्णु प्रति भूमि किसको दी जाती थी? मंदिरों को दी भूमि थी, और इस पर जो फिर अधिकार होता था वो पुजारी का होता था, जो मंदिर का पुजारी होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम संकल्प भूमि की बात करेंगे तो ये भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को, या आप इससे ये भी ध्यान रखेंगे ये भी धार्मिक कार्यों के हेतु दी जाती थी, लेकिन आप संकल्प भूमि को याद रखेंगे कि ब्राह्मणों को दी जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें रौत भूमि की तो ये बहादुरी के रूप में दी जाती थी। किसके? बहादुरी के रूप में, ठीक है ना। तो बहादुरी के रूप में दी जाने वाली भूमि रौत भूमि थी। जो बहादुरी का कार्य करता था उसको रौत भूमि दी जाती थी। लेकिन अब यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान से आपने समझनी है कि हमने कहा कि संपूर्ण भूमि का जो मालिक है वो राजा है, और राजा 3 प्रकार से भूमि केवल दान कर सकता है, दे सकता है, तो तीनों प्रकार हमने बताए हैं। लेकिन यहां पर कुछ अपवाद है जो आपने समझने हैं। क्या है? अपवाद है जो आपने समझने हैं। मतलब अभी हमने कहा कि राजा भूमि दे सकता है और किस प्रकार से दे सकता है ये भी हमने बता दिया, लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए हैं चंद्रवंश के कि जिन्होंने अपने पिता के रहते हुए भूमि दान की है, तो उनके नाम हम देख लेते हैं। आप इसमें याद रखेंगे नंबर 1 पर रतनचंद, रतनचंद, ठीक है ना। नंबर 2 पर बात करेंगे तो आप याद रखेंगे पर्वतचंद, ठीक है। यहां से ध्यान से बात को सुनना है। रतनचंद की बात करें और फिर पर्वतचंद की बात करें, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे त्रिमलचंद, ठीक है। तो ये प्रमाण है कि इन्होंने जो है अपने पिता के रहते जो है भूमि क्या दी? दान दी। हालांकि हमने कहा अभी दान कौन दे सकता है? राजा दे सकता है, लेकिन इन्होंने अपने पिता के रहते हुए क्या दी? भूमि दान दी है, ठीक है। तो ये आप यहां से ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। जैसे हमने कहा राजा 3 प्रकार से भूमि को दे सकता है। अब यहां से आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना है कि राजा किसी को अगर भूमि देता है तो जिसको राजा भूमि देता था, जिसको राजा भूमि देता था वह कहलाता था थातवान। क्या कहलाता था? थातवान। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जिसको राजा भूमि दे रहा है थातवान, थातवान की अगर हम बात करें तो थातवान वो है जो राजस्व को कलेक्ट कर रहा है या राजस्व को दे रहा है, यानी कि इस भूमि पर भी राजा राजस्व लेता था, ठीक है ना। अब थातवान था जो जिसको मतलब भूमि मिलती थी, ठीक है ना। लेकिन थातवान भी 2 प्रकार से थे। यहां पर आप थातवान 2 प्रकार से ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। 2 प्रकार से कैसे ध्यान में रखेंगे? जैसे थातवान एक होता था सिरतान। क्या होता था? सिरतान, ठीक है ना। और दूसरा होता था
खायकर, क्या होता था? खायकर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिरतान जो है राजा को नकद के रूप में जो है क्या देता था? टैक्स देता था नकद के रूप में। और ये जो खायकर होता था, ये खाए हुए भाग पर देता था, मतलब अनाज के रूप में। किसके रूप में? अनाज के रूप में। ये आप यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमने कहा राजा जिसको भूमि दे रहा है वो थातवान है, और थातवान दो प्रकार से है, एक सिरतान, इसके नीचे भी दो थे, सिरतान जो नगद टैक्स देता था इसको, और ये फिर राजा को देता था। उसके बाद खायकर जो होता था वो अनाज के रूप में टैक्स देता था इसको, और ये फिर किसको देता था? राजा को देता था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इन्हीं में से जो है निकलते थे, दूसरे नंबर पर आप याद रखेंगे कैनी। क्या याद रखेंगे? कैनी। अब यहां पर ये ध्यान रखना है आपने कि कैनी कौन थे? तो कैनी होते थे भूदास। कौन होते थे? भूदास। यानी कि ये वो थे जो भूमि पर काम करते थे, या आप इनको ध्यान रखेंगे मजदूर थे। क्या थे? मजदूर। जो वास्तव में जमीन पर, भूमि पर कार्य कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, इनको कैनी बोलते थे। कैनी मतलब भूमिदास, भूमि पर काम करने वाले नौकर या दास। इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब एक जो है, जब ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बंधी हुई थी किस प्रकार से टैक्स को देते हैं, तो एक बड़ा प्रसिद्ध था जिसका नाम है, आप याद रखेंगे, गल्ला छहाड़। ये यहां से आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? गल्ला छहाड़। अब ये क्या था, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो अगर हम गल्ला छाड़ की बात करें तो ये उपज का छठवां भाग होता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। गल्ला छाड़ एक कर था, दे कर था, जो कि क्या लेते थे? उपज का छठवां भाग था ये, और इसको मतलब जितना उपज हुई है उसका छठवां हिस्सा लेते थे। वैसे तो राजाओं ने इस प्रकार से भी प्रणाली को अपनाया था कि जो बढ़िया भूमि होती थी, भूमि को भी उसकी उर्वरकता के हिसाब से बांटा गया है। जब पवारकालीन भू व्यवस्था को आप देखते हैं तो जो बढ़िया भूमि होती थी उससे राजा आधा लेता था, आधा राजस्व होता था राजा का उसमें, जो ज्यादा उत्पादन वाली भूमि होती थी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ से याद रखेंगे जो गल्ला छाड़ होता था वो उपज का छठवां भाग होता था, यानी कि जितनी उपज हुई है उसका छठवां भाग। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस गल्ला छाड़ को जो ले जाने वाला होता था, जो ये उपज का छठवां भाग लेकर जा रहा है, इसको बोलते थे डाकिया। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है अगर कि गल्ला छाड़ को ले जाने वाला तो डाकिया कहलाता था, जो गल्ला छाड़ होता था उपज का जो है छठवां भाग। ठीक है, एक पद और था, इससे पहले मैंने वीडियो में आपसे बात की थी, प्रधान का। क्या? प्रधान का। ठीक है, अब ये प्रधान का पद क्या था? तो प्रधान जो होता था वो माल गुजारी करता था। क्या करता था? माल गुजारी करता था। या आप ध्यान रखेंगे कि प्रधान का पद ये था, मतलब ये जो है गांव से राजस्व वसूलने का काम करता था। ठीक है ना। इसके नीचे भी दो व्यक्ति होते थे जिनको ये लगाता था ड्यूटी पर, कोटल और प्रहर। कोटला और या कोटल और प्रहर, वो भी जो है राजस्व को लेकर जाते थे। फिलहाल आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, प्रधान जो है वो माल गुजारी जो है करता था, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करता था और राजस्व को गांव से वसूलता था, इसलिए इसको प्रधान कहा गया। ठीक है, अब एक और यहां से आप छोटी सी चीज देख लेंगे कि जिस समय भूमि की जो माप होती थी, भूमि की माप, ठीक है, भूमि की माप किस तरह करते थे, यानी कि भूमि माप की पैमाने क्या क्या थे। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे जूली या जूला। ठीक है, जूला या फिर नाली, या आप याद रखेंगे अधाली, या आप याद रखेंगे मासा आदि। ठीक है, तो ये क्या थे? ये भूमि की माप थी, भूमि की माप करने की व्यवस्था थी। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भू राजस्व नीति, संपूर्ण भूमि का जो मालिक है वो राजा है, और राजा किस किस प्रकार से भूमि दे सकता है, और फिर जो है किनको देता है, और कोर्ट कहाँ तक कैसे पहुंचाता है, किसका कार्य क्या है। कई बार इन शब्दों से भी प्रश्न बनते हैं। गल्ला छाड़, प्रधान, खातवान, कैनी, सिरतान, ये क्या थे? सिरतान नगद के रूप में टैक्स देता था, और आपका खायकर जो है अनाज के रूप में टैक्स को देता था। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चंदों की कर व्यवस्था और नेपाल से संबंध की। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे पंवार वंश, जो कि गढ़वाल में चला था, गढ़वाल का पंवार वंश। ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।